नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जब पूरा विपक्ष इस बात के लिए हंगामा कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक उसी समय संसद के अंदर अमित शाह बोल रहे थे। संसद के अंदर उसी समय अमित शाह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी चर्चा और लोकसभा के अंदर वो पास कर भी दिया। अब निश्चित तौर पर राज्यसभा में जाना है, राज्यसभा के लिटमस टेस्ट को पास करना है, लेकिन उससे पहले क्या है ये बिल, क्यों अब इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले जो ये मांग उठती आ रही थी कि भैया ये बिल लाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों ये बिल लाने में देरी हुई, किस किस को इससे दिक्कत होगी और क्या है इस बिल में, और क्या ये अंतिम बिल है इस कड़ी में, और कौन से ऐसे और बिल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कम से कम इसके अलावा और कई बिल आने हैं, इन सब पर चर्चा हो। जी हाँ, लोकसभा के अंदर अमित शाह ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया। क्या है ये बिल? दरअसल ये बिल क्या है, इस पे बात करने से पहले क्या महत्वपूर्ण जानकारियां रखी अमित शाह ने संसद के पटल पर, वो जानना जरूरी है। उसके बाद आपको समझ आएगा ये बिल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने पता है कि भारत आज किस तरीके से, ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में बिल है, तो किस तरीके से भारत आज के समय में इलीगल इमिग्रेंट्स की जो समस्या है उससे एक तरीके से पूरा का पूरा पस्त है। एक रोग की तरह शरीर के हर अंग को वो जकड़ता जा रहा है। उसी तरीके से हर राज्य, हर जिला, हर शहर, हर जिला मुख्यालय, हर जगह तक वो जो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं, वो भारत में किस तरीके से आकर बस चुके हैं, पनप चुके हैं। कई कई राज्य तो ऐसे हैं कि उनकी डेमोग्राफी लगभग उन्होंने चेंज कर दी है। आसाम अकॉर्ड तक हुआ, किस तरीके से आसाम इसका सबसे पहला भुक्तभोगी था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अंदर तो एक शब्द चलता है जमाई टोला। किस तरीके से बांग्लादेशियों ने आकर वहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करी और पूरे के पूरे संथाल परगना में जो आबादी कभी लगभग 50% के आसपास होती थी आदिवासियों की, उसे घटाकर 27-28% के आसपास ला दिया है। और हुआ क्या, बांग्लादेशी आए, जमाई बने, टोला यानी मोहल्ला बसाए और पूरे के पूरे झारखंड में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली का आउटर एरिया हो, यहां तक कि जम्मू हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इन लोगों से अछूता ना हो। किस तरीके से ये बांग्लादेशी आज सबब बन चुके हैं भारत में होने वाले लगभग हर क्राइम का। एक सरकारी आंकड़ा है, किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था कि भारत में सरकारी तौर पर लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं, रोहिंग्या अलग हैं। और ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़े को थोड़ा हल्के में ही लिया जाए, इससे कहीं ज्यादा नंबर है जो भारत के अंदर रह रहा है। किस तरीके से ये लोग अलग अलग क्राइम के अंदर मुलव्वस होते हैं, किस तरीके से ड्रग्स का क्राइम हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चोरी चकारी हो, बम ब्लास्ट से लेकर दंगे कराने तक की खबरें अब आ रही हैं कि किस तरीके से नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ उसके अंदर बांग्लादेशी कनेक्शन पाया गया। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा जिसके ऊपर हम लगभग 5, 6, 7, 10 सालों से बात करते आ रहे हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, मोदी जी कब एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज ये बिल इंट्रोड्यूस किया, जब ये संसद शुरू होना था उससे पहले एक बाकायदा एक लिस्ट जारी हो गई थी कि कौन कौन से बिल आने हैं। जब उसमें ये बिल आया तो बहुत लोगों की भौहें थी, उन्हें लगा कुछ तो बड़ा होने वाला है। उस बड़े की शुरुआत भर है, ये बड़ा नहीं है। दरअसल जो अमित शाह है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके हिसाब से जिस तरीके से इलीगल अप्रवासी भारत के अंदर आते हैं तो ये भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारत धर्मशाला नहीं है, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए, बाहर वाले आने वाले को भारत के अंदर ये वो हक मिले ये जरूरी नहीं है। हमने तो भारत के अंदर उन लोगों को भी देखा जो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या के बच्चों के वो मानवाधिकार है, उनके लिए स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। वो वकील भी हमने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाते देखे हैं। उनको बहुत बेहतर जवाब है ये अमित शाह का, भारत धर्मशाला नहीं है, मुंह उठाए भारत आ गए और भारत में आकर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हुए, भारत को ही गाली दी और फिर भारत की भूमि पर रहकर भारत का ही खाया। ऐसे नहीं चलेगा। इस पूरे के पूरी प्रक्रिया में भारत को सुरक्षित बनाना हो तो किस तरीके से कुछ राज्य सरकारें अपने निजी हितों के लिए या अपने वोट बैंक के लिए किस तरीके से रोड़ा बनती हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण पश्चिम बंगाल की सरकार है। लगभग 2200 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश की, वो भारत से लगती है। उसमें लगभग 1653 किलोमीटर की जो सीमा है उसे ऑलरेडी फेंस किया जा चुका है। यानी वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का आना लगभग
बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं कह सकते, उसके रास्ते बहुत खोज लेते हैं, लेकिन अगर पहले 1000 लोग आने थे तो 2 4 5 की संख्या है, आप ये मानकर चलिए। वो भी कोई बॉर्डर गार्ड का जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, बीएसएफ वाले हैं, वो कुछ घपला कर ले या कहीं बहुत ही है तो वो आ सकते हैं, उसके अलावा लगभग असंभव जैसी स्थिति हो जाती है। उसके बाद 563 किलोमीटर की सीमा बचती है, उसमें से 112 किलोमीटर ऐसा एरिया है जिसके ऊपर फेंसिंग नहीं की जा सकती। नदी है, नाले हैं, खाई है, कि मान लीजिए नदी आज ऐसे बह रही है, कल ऐसे बहेगी, तो पूरी की पूरी फेंस को बहा कर ले जाती है। लगभग 112 किलोमीटर ऐसा है जो अनफेंसेबल है, वहां पे फेंस लगा ही नहीं जा सकती, वो डूब जाएगी, टूट जाएगी, जो भी होगा। और वहां से इन्फिल्ट्रेशन उतना ही फिर मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा लगभग 450 किलोमीटर जगह बचती है जिसको फेंस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक फेंस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से वो जमीन दी ही नहीं गई। जब केंद्र सरकार की तरफ से 10 बार चिट्ठियां लिखी गई, रिमाइंडर दिए गए, 7 बार वहां के होम सेक्रेटरी से मीटिंग कर दी गई, उसके बाद भी 450 किलोमीटर की जगह फेंसिंग के लिए सरकार की तरफ से अलॉट नहीं की गई। और अमित शाह ने क्या कहा जब ये बयान रखा, जब ये तथ्य रखा, तो उन्होंने कहा टीएमसी वालों छोड़कर मत भागना, जो बात कही है पहले पूरी सुन लेना। हमें याद है किस तरीके से बीएसएफ की जो दायरा था वो बढ़ाया गया था 50 किलोमीटर तक, तो सबसे ज्यादा जोर अगर किसी के ऊपर पड़ा था तब की पंजाब सरकार और अब की ममता बनर्जी की सरकार पर पड़ा था। अरे हमारे अधिकारों का हनन है, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। उस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, ये पूरी तरीके से संसद के अंदर आज अमित शाह की तरफ से रखा गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि भारत में जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं ना, उसमें से एक बड़ा नंबर उनका रजिस्ट्रेशन 24 परगना में से होता है। अमित शाह जी 24 परगना नहीं, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, जो पूरा का पूरा ये बेल्ट है लगता हुआ पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से, वहां पर पूरा का पूरा एक सिंडिकेट चलता है कि किस तरीके से बांग्लादेशी भारत में आएगा। पूरा एक रैकेट है कि वहां से लाने से लेकर भारत में आया, उसके कागज बनाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद उसका पासपोर्ट, और उसे पक्का नागरिक बनाकर भारत में, जो भारत का नागरिक है ना, उससे ज्यादा पक्का कर देता है। भारत में तो बहुत नागरिकों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, उन्हें लाकर बाकायदा पासपोर्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर यही तो वोट, आगे जाकर यही तो स्ट्रीट पावर बनेंगे, आगे जाकर यही तो तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को सत्ता में स्थापित करने में मदद करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इन लोगों को भारत के अंदर स्थापित करना, और उसी के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के सामने चोट करने का प्रयास किया अमित शाह ने, और एक तरीके से 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भी भूमिका तैयार कर रहे थे, लेकिन उसकी चर्चा कभी बाद में। आज जो महत्वपूर्ण बात हुई वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खतरा हो गया। अब सवाल यह आता है, जब मांग इतने दिन से हो रही थी तो यह बिल अभी क्यों लाया गया? दरअसल यह बिल अभी इसलिए लाया गया क्योंकि वैश्विक स्तर पर माहौल अनुरूप है। अब जो ट्रंप की सरकार आई है वो भी इन इलीगल अप्रवासियों के खिलाफ है, वो भी जिस तरीके से प्रतिबंध लगा रही है, जिस तरीके से एक्शन ले रही है, उसके बाद वो जो उनकी यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट और ये वो बहुत सारे फला एजेंसियां कहती है ना भारत में मानवाधिकार का हनन होता है, और बहुत सारी रिपोर्ट आती है, वक्तव्य आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट, और ये अब वो कहने की हालत में नहीं होंगे। भारत की तरफ से सीधा टका सा जवाब जाएगा, आप भी तो कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। इसलिए अब समय है, मुफीद है कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाए, पास कराकर इसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्या है इस बिल? इस बिल के अंदर ये है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। ये सिर्फ अभी इमिग्रेशन को चेक कर रहा है। बांग्लादेशी भारत में रह रहा है जो आ चुका है, उसके लिए अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए अलग से बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी यह है कि आगे भविष्य में कोई बांग्लादेशी आता है, आगे भविष्य में कोई रोहिंग्या आता है, तो उसके लिए क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनको आने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। फिलहाल इस बिल में बात उस चीज की गई है। बात यह है कि इस बिल के अंदर ये अथॉरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दी गई है, इमिग्रेशन ऑफिसर को दी गई है कि वो ये चेक कर सकता है कि जो व्यक्ति आया है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं, और अगर उसे लगता है कि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उठा के उन्हें वापस भेज सकता है उसे प्लेन में बिठाकर कि भैया जहां से आए हो, ट्रेन, प्लेन, बस, घोड़ा गाड़ी, सुरंग, जैसे भी भारत के अंदर आए हो, वापस चले जाओ। अब इस पे गौरव गोगोई जैसे लोगों को दिक्कत हो गई। वो ये कह रहे हैं कि ये बिल इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार, जो भारतीय बाहर रहते हैं, भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें भारत आने से रोकना चाहती है। गोगोई साहब को दिक्कत तो होगी ही, इलीगल प्रवासियों पे अगर एक्शन हो रहा है समझ जाइए क्यों दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उन्हें ये बताना वो भूल गए, ये जो इमिग्रेशन है, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए है,
भारतीयों के लिए नहीं। अगर कोई पासपोर्ट होल्डर है ना भारत का, वो आ सकता है, उसके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये फॉरेनर्स के लिए और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। उसके बाद अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कोई विदेशी भारत आता है, वो किसी जगह पहुंचता है, किसी पब्लिक सर्विस को करता है, किसी होटल में रुकता है, कैब टैक्सी का इस्तेमाल करता है, हॉस्पिटल में इलाज कराता है, सिनेमा हॉल में जाता है, कहीं भी कोई भी पब्लिक सर्विस अगर वो इस्तेमाल करता है, और पब्लिक सर्विस जहां वो इस्तेमाल कर रहा है, होटल ओनर को अगर ये लगता है कि भैया शायद इलीगल इमिग्रेंट है, रोहिंग्या जैसा लगता है, ये बांग्लादेशी जैसा लगता है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। और ये जिम्मेदारी बनती है उसकी, उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। अब जिम्मेदारी उस पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है कि अगर उसे ये लगे, उसे 1% भी शक हो, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो जो हेड कांस्टेबल स्तर का व्यक्ति है, वो बिना वारंट के आकर उससे गिरफ्तार कर सकता है, उस इलीगल इमिग्रेंट से पूछताछ कर सकता है, और उसके अभी डिपोर्टेशन तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके लिए जो आगे कानूनी कार्रवाई प्रेजेंट कानून के हिसाब से है, उन्हें वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी, और इसके अलावा 4 पुराने कानून हैं जो इसके अंदर रद्द किए गए हैं। टेक्निकलिटीज कुछ लगभग ऐसी है। अभी जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो ये है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो इलीगल तौर पर आ रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए। ये एक सीरीज ऑफ बिल्स हैं, एक सीरीज ऑफ कानून है। अभी इमिग्रेशन का आया है, फिर डिपोर्टेशन का आएगा। इस तरीके से आप 3 से 4 कानून मानिए, वो जब क्लब कर दिए जाएंगे तो भारत के अंदर कोई ऐसा कानून बनकर आएगा जहां आप चिन्हित भी कर सकेंगे, इमिग्रेशन पे भी रोक लगा सकेंगे, जो आ चुके हैं उन्हें चिन्हित कर कर उन्हें डिपोर्ट करने का जो रास्ता है उसको भी आप सुनिश्चित कर सकेंगे। ये अलग अलग बिल आएंगे ना, उसमें से पहला बिल है, ये शुरुआत भर है। अभी इसके बाद बहुत कुछ होना है। क्यों जरूरी है ये बिल, क्यों जरूरी है जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोका जाए। सबसे बड़ी बात, हमें याद होगा बांग्लादेश का एक मंत्री था, उसने एक बात कही थी जिसपे शायद बहुत लोगों की नजर नहीं गई। हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। क्या है ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान? ग्रेटर बांग्लादेश यानी भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो, बिहार, असम, त्रिपुरा, उसे मिलाकर बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का प्लान है। दरअसल एक ग्रीन कॉरिडोर भी बना है। ग्रेटर बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश की सीमाओं का विस्तार हुआ, डेमोग्राफी चेंज करके एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाना है, जिसमें बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरी की पूरी एक हरी पट्टी तैयार कर कर, उसके बाद पंजाब में खालिस्तान का राज हो। ये जो जिनके सब्ज बाग हैं, कि ये हरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर कर जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है उसे एक किया जाए, ये पूरा का पूरा प्रयास है। जिस तरीके से आज बांग्लादेश हाईली रेडिकलाइज्ड है, जिस तरीके से हिजबुल तहरीर हो, जमाते इस्लामी हो, अंसार बांग्ला हो, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, और खासकर यूनिस के आने के बाद जिस तरह का रेडिकलाइजेशन आज बांग्लादेश के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत खतरनाक सिचुएशन भारत के लिए मुंह बाय खड़ी है। जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। इसलिए तो बॉर्डर के ऊपर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ वालों ने कुछ 2, 4, 5 को 72 के पास पहुंचा भी दिया था। अभी भारत के अंदर जिस तरीके से आपको बांग्लादेशियों का एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें पकड़ने का, चिन्हित का जो अभियान चला है, ठीक है, आपको हजारों में नहीं, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 ऐसे पकड़ते आपको दिखाई देंगे। कम से कम शुरुआत तो हो रही है। कारण जिस तरीके से नागपुर के दंगे के अंदर बांग्लादेशियों का नाम आया, जिस तरीके से मालदा के अंदर घटना हुई तो बांग्लादेशियों का नाम आया, किस तरीके से नोएडा की एक सोसाइटी को इलीगल बांग्लादेशियों ने घेर लिया था। आप ये देखिए, ये स्थिति दिल्ली के अंदर हो रही है, दिल्ली एनसीआर के अंदर हो रही है। जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, देर में है, शुरू तो करें। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों को चिन्हित कर कर जहां हो, जैसे हो, जिला स्तर पर डिपोर्टेशन की तैयारियां की जाए। लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। मनीष तिवारी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगभग हर कोई इसका विरोध करता दिखा। क्यों? उन्हें लग रहा है कि जो हमारा इलीगल वोटर है वो कहीं नाराज ना हो जाए। कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ यहाँ सिर्फ उन 2 करोड़ बांग्लादेशी वोटरों की बात नहीं है। जो भारत के अंदर लोग बैठे हैं ना, जो कोई बांग्लादेशी को इसलिए भारत में लाना चाहता है क्योंकि उसे वो उम्बा का ख्वाब देख रहा है, कोई बांग्लादेशी को इसलिए लाना चाहता है क्योंकि पूरा का पूरा एक सिंडिकेट चलाता है, कागजों की हेरा फेरी का, उससे वो पैसा कमा रहा है। एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जो चल रही है। हमने देखा कानपुर के अंदर एक व्यक्ति पकड़ा गया, 1.5 लाख फर्जी लोगों के, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट उसने बना के तैयार कर दिए। महाराष्ट्र के अंदर रैकेट पकड़ा गया। महाराष्ट्र के अंदर तो बल्कि पैसा आ रहा था चुनाव के अंदर की किस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से वोटिंग की जाए। मुंबई का आंकड़ा आया कि मुंबई में लगभग 50%
50-50 का रेशो हो जाएगा और कुछ आने वाले समय में, और पूरी की पूरी डेमोग्राफी ये तय करेगी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत का इकोनॉमिक सेंटर है, वो किस तरीके से काम करेगा। इसलिए ये जरूरी है अगर आपको क्राइम रोकना है, ये जरूरी है अगर आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकना है, ये जरूरी है अगर आपको बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो जो बांग्लादेशी भारत के अंदर आ गए हैं, जो ये डिस्पोजेबल एसेट है, जो कल को आईएसआई का हथियार बन सकते हैं, लश्कर तैयबा, जमात इस्लामी, हिजबुल तहरीर, इन सब का डिस्पोजेबल एसेट बनकर भारत के अंदर कहीं फट ना पड़े, कहीं कोई क्राइम ना करना पड़े, ये जरूरी है इनको चिन्हित कर बाहर किया जाए। उसी प्रयास में पहला बिल है ये। अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट होता है, पास होता है और हर राज्य सरकार इसे इंप्लीमेंट करती है, तो बहुत जरूरी है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की स्वास्थ्य व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस तरह के तेवर अमित शाह संसद के अंदर दिखा रहे थे, लग रहा है 2026 में बंगाल का रास्ता ममता के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज्यादा दुख होने वाला है। अभी ममता बनर्जी लंदन के दौरे पर थी, वहां पर भी उन्होंने सुना है अंग्रेजों की बड़ी बड़ाई की कि हमारे तो बहुत ही कल्चरल टाइज हैं, हमारे तो हिस्टोरिकल टाइज हैं। आप जब भारत आए थे तो कलकत्ता आपकी राजधानी थी। तो अंग्रेजों को किस तरीके से वो याद दिलाया जा रहा है, तो किस तरीके से अंग्रेजों से लेकर बांग्लादेशियों तक किस तरीके से हमदर्दी पश्चिम बंगाल की सरकार दिखाती नजर आ रही है, बहुत खतरनाक है। और ध्यान रखिएगा, जो बोमई जजमेंट आया था ना, उसके हिसाब से आर्टिकल 356 लगाने के लिए बहुत ही मुफीद समय है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अभी अमित शाह कोई एक्शन नहीं लेते, तो सवाल सरकार पर भी होंगे कि अब आरजी कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारकर पेड़ पर टांगा गया, महिलाओं के साथ बर्बरता, वो भी सब छोड़िए, अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। कब लगेगा राष्ट्रपति शासन, कब होगा एक्शन, ये बहुत जरूरी है। तब मैंने भी विरोध किया था क्योंकि पॉलिटिकली वो सुटेबल नहीं था उस समय के लिए, लेकिन अभी एक एप्ट समय है, वो राष्ट्रपति शासन अब लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा शायद ही कुछ हो, और हर व्यक्ति इस चीज के साथ रेजोनेट करेगा कि भैया सुरक्षा सर्वोपरि, सब कुछ बाद में। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।